Hello Medicos, welcome back to my channel Medico Therapy Wisdom. Today we are going to see about the ICF model and it is a detailed explanation video. फर्स्ट व्हाट इज़ ICF? ठीक है, फर्स्ट हम देखेंगे कि ICF का फुल फॉर्म क्या होता है। सो ICF इज़ अ इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ एंड इट्स अ फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग इन्फॉर्मेशन ऑन फंक्शनिंग एंड डिसेबिलिटी, और ये दिया है WHO ने 2001 में। अभी इसमें क्या क्या चीज़ें होती है तो हम डेफिनेशंस के अकॉर्डिंगली देखेंगे। हम सिर्फ इसमें ये देखेंगे, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी डेफिनेशंस वगैरह में क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। मैं सिर्फ आपको जो फ्रेमवर्क है वो बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। मैं सिर्फ एक आपको क्या वर्ड्स है, वर्ड्स को आपको मैं क्या वर्ड्स है मैं आपको वो एक्सप्लेन करूँगी, जैसे कि फंक्शनिंग, डिसेबिलिटी, बॉडी फंक्शन, बॉडी स्ट्रक्चर्स, इम्पेयरमेंट्स, एक्टिविटी, पार्टिसिपेशन, एक्टिविटी लिमिटेशन, पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अभी ये वर्ड्स जो है वो हम कॉमनली यूज़ करने वाले हैं आगे, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ हम देखेंगे कि ये चीज़ें क्या होती है। सबसे पहले फंक्शनिंग एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर हमारे क्या आएंगे, बॉडी फंक्शंस आएंगे, बॉडी स्ट्रक्चर्स आएंगे, एक्टिविटीज़ आएंगे और पार्टिसिपेशंस आएंगे। ये आएंगे हमारे फंक्शनिंग में और ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है, ठीक है। अभी डिसेबिलिटी भी एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर क्या आएगा, हमारा इम्पेयरमेंट्स आएंगे, हमारे एक्टिविटी लिमिटेशंस आएंगे और पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शंस आएंगे, ठीक है। कि हमारी बॉडी में क्या इम्पेयरमेंट है, हम कौन सी एक्टिविटी है जो हमको लिमिट कर रही है, जो हम नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हम कौन सा एक्टिविटी है जिसमें हम पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। पार्टिसिपेट हमारी डिसेबिलिटीज़ की वजह से हम उसमें पार्टिसिपेट करने से रुक रहे हैं, ठीक है। दैट इज़ पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन। और डिसेबिलिटी जो है वो एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, एक नेगेटिव टर्म है। अभी बॉडी फंक्शंस, ऑफकोर्स हमको ये चीज़ पता है कि बॉडी सिस्टम्स का जो फंक्शन होता है, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जो होता है उसको बोलते हैं बॉडी फंक्शंस। बॉडी स्ट्रक्चर्स यानी कि एनाटॉमिकल पार्ट्स जैसे कि ऑर्गन्स हो गया, मसल्स हो गए, जो भी हो गया, दैट इज़ बॉडी स्ट्रक्चर्स। अभी इम्पेयरमेंट्स क्या हो गया कि प्रॉब्लम्स इन द बॉडी फंक्शन एंड स्ट्रक्चर्स सच एज सिग्निफिकेंट डेविएशंस और लॉस। इम्पेयरमेंट्स यानी कि हमारे बॉडी फंक्शंस में या फिर स्ट्रक्चर्स में क्या इम्पेयर हुआ है, क्या ख़राब हुआ है, क्या चीज़ अफेक्ट हुई है, उसको बोलेंगे हम इम्पेयरमेंट। एक्टिविटी मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूशन ऑफ अ टास्क और एक्शन बाय एन इंडिविजुअल। जो एक्टिविटी इंडिविजुअल खुद करना चाहता है या फिर खुद करेगा उसके डेली लिविंग में, उसको बोलेंगे एक्टिविटी। पार्टिसिपेशन क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट इन अ लाइफ सिचुएशन। उसके लाइफ के ऐसे सिचुएशन होते हैं जिसको उसको खुद को उसमें इन्वॉल्व करना होता है, ठीक है। एक्टिविटी यानी कि वो उसको खुद से करना ही पड़ेगा, उसका डेली लाइफ का एक्टिविटी है, उसको वो करना ही पड़ेगा। पार्टिसिपेशन यानी कि उसको कोई चीज़ में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी एक्टिविटी लिमिटेशन यानी कि वो जो भी एक्टिविटी है वो नहीं कर पाएगा, दैट इज़ एक्टिविटी लिमिटेशन। पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन यानी कि अगर एक सोशल गैदरिंग हो रही है तो वो वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसकी इम्पेयरमेंट की वजह से, ठीक है। दैट इज़ पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन। आई होप एक्टिविटी और पार्टिसिपेशन आपको ये चीज़ क्लियर होंगी। अगर नहीं हुई है तो आगे चल के आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। मैं थोड़ा फास्ट ले रही हूँ ये सेक्शन क्योंकि ये सेक्शन का लेकर मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे रही हूँ ये टर्म्स का। अगर आप न्यू हो ये सब चीज़ों के टर्म्स को लेकर आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए ना। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में अभी आपको ना दो चीज़ें आती है, एक बैरियर्स होता है और एक फैसिलिटेटर होते हैं, ठीक है। अभी ये जो है एनवायरमेंटल फैक्टर्स वो आपको मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। नाउ व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग ICF? अभी सबसे इंपॉर्टेंट होता है ICF में उसका फॉर्मेट, ठीक है। तो मैं आपको एक फॉर्मेट बताती हूँ अभी जिसमें आपको ICF बनाना होगा, जिसमें आपको ICF लिखना होगा। अगर आप यूनिवर्सिटी में लिख रहे हो, अगर आप ये फॉर्मेट से लिखोगे तो आपको मार्क्स मैक्सिमम मिलेंगे, ठीक है। अगर आप ICF फॉर्मेट एक पैराग्राफ के जैसे लिखोगे तो आपको मार्क्स बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे अगर सामने वाले को समझ में नहीं आता है। ये चीज़ आप लोगों को भी ये बहुत अच्छे से पता है। अगर आपका पेपर प्रेजेंटेशन सही रहता है, अगर आप सही से चीज़ें लिखते हो तो सामने वाला जो चेक करने वाला है वो खुद ही आपको अच्छे से मार्क्स देता है, ठीक है। तो अभी सबसे पहला है स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, उसके बाद रहेगा हमारा स्ट्रक्चरल इम्पेयरमेंट, ठीक है। स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी मतलब कि जो भी वो पेशेंट है उसके जो स्ट्रक्चर्स है वो सही है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी एक क्लर्क है, ठीक है, एक बैंक ऑफिस का एक क्लर्क है, अभी उसका एम्प्यूट हुआ है, ठीक है, उसका बिलोन या एम्प्यूटेशन हुआ है, तो अभी उसके कौन से स्ट्रक्चर्स जो है वो सही रहेंगे, ठीक है। आप खुद सोचो, वीडियो पॉज करो और आप खुद सोचो, ठीक है, उसके कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व रहेंगे, कौन से स्ट्रक्चर्स सही रहेंगे। उसके रहेंगे आई, ठीक है, उसका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम,
उसका GI, उसका नर्वस सिस्टम, उसके ये जो सिस्टम्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे, सही रहेंगे, उसका अफेक्ट नहीं होगा। तो ये सब आएंगे उसके स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी में। अभी स्ट्रक्चरल इम्पेयरमेंट में क्या रहेगा, बॉडी स्ट्रक्चर्स जो उसके ख़राब हुए हैं, बॉडी स्ट्रक्चर्स जो उसके इम्पेयर हुए हैं, अब उसका एम्प्यूट हुआ है बिलो नी। अगर आप उसके रिपोर्ट्स देखेंगे कि कौन से नर्व कटा, कौन सा मसल कटा, बोन कहाँ से कटा, कौन सा चीज़ रह गया, कौन सा चीज़ कटा, ये चीज़ आपको वो जो है रिपोर्ट्स में वो चीज़ें दिख जाएंगी। तो बॉडी स्ट्रक्चर्स में हमको इम्पेयरमेंट में वो चीज़ें लिखना पड़ेगा। आपको अगर ये चीज़ में कन्फ्यूजन हो रहा है तो ये एग्जाम्पल से मत जाना, मैंने आगे एक OA का एग्जाम्पल दी हूँ बहुत अच्छे से, आपको उसमें ईजिली समझ में आ जाएगा, क्योंकि सबसे कॉमन कंडीशन OA होता है, आपको ईजिली वो चीज़ समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ इसमें आप फॉर्मेट याद रखिए, फर्स्ट स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, जिसमें आपको जो भी स्ट्रक्चर्स अच्छे हैं उसके नाम लिखना है, स्ट्रक्चरल इम्पेयरमेंट्स जो भी स्ट्रक्चर्स आपके ख़राब है उसका लिखना है। अभी स्ट्रक्चरल इम्पेयरमेंट में 3 चीज़ें होती है, बॉडी स्ट्रक्चर्स, क्लिनिकल रीजनिंग, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। बॉडी स्ट्रक्चर्स यानी कि जो बॉडी का स्ट्रक्चर ख़राब हुआ है उसका नाम लिखना है, क्लिनिकल रीजनिंग यानी कि वो किसकी वजह से ख़राब हुआ है, आपको उसका रीज़न लिखना है, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन यानी कि आपको वो कैसे पता चला, वो आपको किसी इन्वेस्टिगेशन से पता चला या फिर आपको किसी असेसमेंट से पता चला, आपको वो लिखना है सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन में। ठीक है, सेम विद द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी में जो भी आपके फंक्शनल इंटीग्रिटी में अभी जो भी आपके फंक्शंस सही है वो आपको फंक्शनल इंटीग्रिटी में लिखना पड़ेगा। जो भी आपके फंक्शंस इम्पेयर हुए हैं उसको आपके बॉडी फंक्शंस वाले पार्ट में लिखना पड़ेगा। वो किस वजह से ख़राब हुआ है, बॉडी फंक्शन वो किस वजह से ख़राब हुआ है उसको आपको क्लिनिकल रीजनिंग में लिखना पड़ेगा, और वो कैसे पता चला वो आपको सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन में। उसके बाद एक्टिविटी लिमिटेशन, ठीक है, उसके बाद पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन, उसके बाद एक कॉन्टेक्सचुअल फैक्टर, ठीक है, ये लिखना ज़रूरी है। कॉन्टेक्सचुअल फैक्टर के अंदर आपको आएगा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और पर्सनल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स यानी कि आपको इन्वायरमेंट रिलेटेड लिखना पड़ेगा, जो भी अगर वो कहीं रहता है तो उसका कैसा इन्वायरमेंट है वहाँ का, उसके आसपास चीज़ें कैसी है, ठीक है, तो वो आपको लिखना पड़ेगा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में 2 चीज़ें रहेंगी, बैरियर्स और फैसिलिटेटर्स। बैरियर्स यानी कि उसको किस चीज़ से दिक्कत जा रही है, उसके लिए क्या चीज़ें अड़चन बन रही है, वो आएगा बैरियर्स में। और फैसिलिटेटर में उसकी लाइफ के लिए कौन सी चीज़ें ईजी बना रही है, तो वो आएगा फैसिलिटेटर में। सपोज़ एक पर्सन है, उसका TKR हुआ है, ठीक है, अभी जस्ट उसका डिस्चार्ज हुआ है, उसका TKR हुआ है, और उसका जो वो रहता है 2nd फ्लोर पे, उसको डॉक्टर ने बिल्कुल भी चलने से मना किया है। अभी वो कैसे जाएगा 2nd फ्लोर पे, ठीक है, उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, और उसकी बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, उसके लिए एक बैरियर बन जाएगा, एक अड़चन बन जाएगी। और अगर वही एक है और उसके पास अगर वही वो इंसान रहता और उसके पास अगर लिफ्ट होती तो उसके लिए बहुत ईजी हो जाता, तो वो उसके लिए क्या बन जाता है, एक फैसिलिटेटर बन जाता, उसके लिए एक आसानी बन जाती। तो ये होता है बैरियर और फैसिलिटेटर। सेम विद द पर्सनल फैक्टर्स में क्या चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा कि या तो फिर वो एक अर्निंग मेंबर हो, एक सिंगल अर्निंग मेंबर हो, या तो फिर वो घर का सबसे बड़ा हो, या तो फिर वो अकेले रहता हो, ठीक है, या तो फिर वो एक हॉस्टल में रहता हो, या तो फिर वो अब्रॉड रहता हो, वो एक पर्सनल फैक्टर्स में आएगा, ठीक है। अभी या तो फिर एज भी एक पर्सनल फैक्टर में आता है, ठीक है, या फिर अगर उसको कोई है नहीं सपोर्ट करने के लिए, उसको कोई बच्चे नहीं है सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, और उसकी वाइफ की भी तबीयत ख़राब है, उसकी भी तबीयत ख़राब है, तो वो भी उसके लिए एक पर्सनल फैक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, अभी यहाँ तक के समझ गया। अभी देखो मैं एक बार फिर से बताती हूँ आपको, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी मैं आपको सिर्फ अभी बता रही हूँ मेन हेडिंग, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, स्ट्रक्चरल इम्पेयरमेंट, देन फंक्शनल इंटीग्रिटी, फंक्शनल इम्पेयरमेंट, एक्टिविटी लिमिटेशन, पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन, कॉन्टेक्सचुअल फैक्टर में 2 पार्ट रहेंगे, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और पर्सनल फैक्टर्स, ठीक है। ये हुआ आपका फ्रेमवर्क ICF का। इसके अंदर आपको अभी कौन सा कंडीशन है उसको देखकर आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए आपको एनाटॉमी ऑफ कोर्स, एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपको जानना ज़रूरी रहेगा। अगर आपको वो कंडीशन के बारे में पता है आप ये चीज़ें बहुत अच्छे से लिख पाओगे। अभी मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ OA नी का, ठीक है। अब इसमें स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी में क्या क्या आएगा, उसका नर्वस सिस्टम, ठीक है, स्ट्रक्चर्स ऑफ नर्वस सिस्टम, द आई ईयर एंड रिलेटेड स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व्ड इन वॉइस एंड स्पीच, कार्डियोवैस्कुलर रिलेटेड स्ट्रक्चर्स, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रिलेटेड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब आपको पता है कि मैंने यहाँ पर क्यों लिखी हूँ। इफ़ सपोज उसको कैटरैक्ट है, उसको OA नी भी है और उसको कैटरैक्ट भी है, तो आप यहाँ पर आई स्ट्रक्चर्स नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि उसके वो आई स्ट्रक्चर्स ख़राब है, तो आप इंटीग्रिटी में कैसे लिखोगे,
समझ में आया? इसलिए आपको वो चीज़ें देखकर करना पड़ेगा कि पेशेंट में क्या चीज़ सही है और पेशेंट में क्या चीज़ गलत है। अभी उसके बाद स्ट्रक्चरल इम्पेयरमेंट। अभी देखो बॉडी स्ट्रक्चर्स में पहला चीज़ क्या लिखा है इसमें, डिक्रीज इन जॉइंट स्पेस। सबको पता है कि डिक्रीज होता है जॉइंट स्पेस में। अभी इसका अपने को क्लिनिकल रीजनिंग क्या है, क्योंकि उसका कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन हुआ है, तो ड्यू टू कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन। कैसे पता चला हमको ये, तो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है एक्सरे फाइंडिंग। सेकेंड क्या लिखी मैंने यहाँ पे, ऑस्टिफाइड फॉर्मेशंस, किसकी वजह से हुआ, ड्यू टू बोनी डिस्ट्रक्शन। सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है, एक्सरे फाइंडिंग, ठीक है। थर्ड पॉइंट है बोनी रीमॉडलिंग एंड ओवरग्रोथ एट द मार्जिन्स ऑफ जॉइंट, किसकी वजह से हुआ, डीजनरेटिव चेंजेस की वजह से हुआ। और सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्सरे फाइंडिंग से हमको ये सब चीज़ें पता चली। सबकॉन्ड्रल सेक्रोसिस किसकी वजह से हुआ, ड्यू टू इंक्रीज कार्टिलेज लॉस एंड अपीयर एज डेंस बोन अंडर द कार्टिलेज। सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इज एक्सरे फाइंडिंग। नाउ जेनुवेरम दैट इज बो लेग्स, तो क्लिनिकल रीजनिंग ड्यू टू रिडक्शन इन जॉइंट स्पेस एंड कंटिन्यूस वेट बेयरिंग। सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन हमको ये कैसे पता चला, असेसमेंट से पता चला। असेसमेंट के कौन से पार्ट से पता चला, पोस्चर से, ठीक है। इसलिए स्पेसिफिक जितना लिखोगे उतने अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर पाओगे। नाउ फंक्शनल इंटीग्रिटी, ग्लोबल एंड स्पेसिफिक मेंटल फंक्शंस, उसका ऑफकोर्स नर्वस सिस्टम सही है तो उसका मेंटल फंक्शंस भी सही होगा। सीइंग एंड रिलेटेड फंक्शंस, अभी उसका देखने का जो चीज़ें हैं वो भी सही है। सेंसरी फंक्शंस, वॉइस एंड स्पीच फंक्शन, डाइजेस्टिव फंक्शंस, ये उसके सारे फंक्शनल इंटीग्रिटी हुए, ठीक है। ये सारे फंक्शंस उसके सही हुए। अभी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, क्योंकि मैंने एंडिंग में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ एक ICF लिस्ट, एक ICF का चेकलिस्ट डाली हूँ मैंने। आपको अगर कोई भी चीज़ का कन्फ्यूजन रहता है आप वो चेकलिस्ट देख सकते हो, और वो चेकलिस्ट से बस उठा के आपको नाम लिखते जाना है, ठीक है। वो आप खोलोगे आपको खुद ही पता चल जाएगा। अगर वो लिंक कभी नहीं खुलता है तो आप मुझे कमेंट में बताने आओ, मैं फिर आपको पर्सनली जो भी है आपको पिन कर दूँगी, वो जैसा भी रहेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा फंक्शनल इम्पेयरमेंट। अभी बॉडी फंक्शन में पेन, ऑफकोर्स उसको पेन तो हो गई, किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू इंक्रीज इन नोसियोसेप्टर सेंसिटिविटी। सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन असेसमेंट से पता चला हमको, पेन हिस्ट्री से पता चला। अभी उसका डिक्रीज हो रहा है रेंज ऑफ मोशन में, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ड्यू टू ऑस्टिफाइड फॉर्मेशन की वजह से हुआ, या फिर पेन की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ऑफकोर्स OA है, मेन रीज़न क्या होगा, ऑस्टिफाइड फॉर्मेशन की वजह से ही होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ ऑस्टिफाइड फॉर्मेशन भी लिखी हूँ, लेकिन आप रीज़न में 2-3 मल्टीपल रीज़न लिख सकते हो, ठीक है। अभी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कैसे पता चला, रेंज ऑफ मोशन। अगर मैं यहाँ पर पेन भी लिखती तो मेरे को क्या लिखना पड़ता था, असेसमेंट पेन हिस्ट्री भी लिखना पड़ता था, ठीक है। तो आपको वो चीज़ें ध्यान रखना पड़ेगा। अभी क्रेपिटस भी समझ में आ रहा है, तो किसकी वजह से हो रहा है क्रेपिटस, डिक्रीज इन जॉइंट स्पेस, सो रबिंग ऑफ बोन्स। कैसे पता चला हमको, असेसमेंट से, लोकल एग्जामिनेशन से, ठीक है। वैडलिंग गेट किसकी वजह से हुआ, वो क्लिनिकल रीजनिंग क्या है उसका, जेनुवेरम, ड्यू टू जेनुवेरम। ऑब्जर्वेशन गेट, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या हुआ, हमने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया हमने, उसका गेट ऑब्जर्व किया। मसल वीकनेस हुआ, उसका क्लिनिकल रीजनिंग क्या है, ड्यू टू डिफॉर्मिटी एंड प्रोलॉन्ग स्ट्रेस। सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन असेसमेंट एंड MMT, ठीक है। दिस इज ऑल अ फंक्शनल इम्पेयरमेंट। नाउ व्हाट इज़ एक्टिविटी लिमिटेशन, आपको यहाँ पर अब क्लियर हो जाएगा। अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ था कि कैसा होता है तो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। एक्टिविटी लिमिटेशन, लिफ्टिंग एंड कैरिंग ऑब्जेक्ट्स, जनरल टास्क एंड डिमांड्स, अंडरटेकिंग अ मल्टीपल टास्क, वॉकिंग लॉन्ग डिस्टेंस, वॉकिंग ऑन डिफरेंट सर्फेसिस एंड टॉयलेटिंग, ठीक है। अब ऑफकोर्स उसके अगर नीज पे इफेक्ट हुआ है तो उसको कोई भी चीज़ उठाने में बहुत तकलीफ होंगी, या फिर उसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखने में बहुत तकलीफ होंगी। अगर उसको कोई भी अपन ने बोले मल्टीपल टास्क करना है तो उसको वो भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि उसका दर्द की वजह से उसका स्पीड कम हो जाएगा और वो वैसी ही सपोर्ट ले लेकर करेगी जो भी करेगी, ठीक है। अभी वॉकिंग लॉन्ग डिस्टेंस, ऑफकोर्स OA वाले लॉन्ग डिस्टेंस ज़्यादा वॉक नहीं कर पाते, उन्हें पेन चालू हो जाता है। वॉकिंग ऑन डिफरेंट सर्फेस, अगर प्लेन सर्फेस है तो हमको भी बहुत ईजी होता है चलना। अगर हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट्स रहे बीच में या फिर अगर उबड़ खाबड़ रहा तो हम नहीं चल पाते हैं, ठीक है। टॉयलेटिंग, अगर इंडियन टॉयलेट है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है OA वालों के लिए नीचे बैठना। अभी पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन में रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी, ऑफकोर्स अगर वो मुस्लिम है तो वो नीचे बैठ के नमाज नहीं पढ़ पाएंगी। अगर वो हिंदू है, ऑफकोर्स अगर वो हिंदू है, अगर उसको हवन में बैठना है, अगर उसको नीचे बैठ के कुछ प्रोसीजर करना है तो वो नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उसको नीचे बैठने में तकलीफ होगी। पॉलिटिकल लाइफ एंड सिटीजनशिप, ठीक है। अगर मैंने जो एक आपको ठीक है, पॉलिटिकल लाइफ एंड सिटीजनशिप मतलब कैसा रहेगा, OA है, उसको बहुत सीवियर OA है कि वो सेकंड फ्लोर पे रहता है और उसको वो सेकंड फ्लोर नीचे उतरने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। और उसको जाना है वोट देने के लिए,
तो वो कैसे जाएगा, उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा और वो छोड़ देगा, वो बोलेगा वोट देने क्यों जाऊँ मैं, नहीं जाएगा क्योंकि उसके घुटनों में इतना तकलीफ़ है। अगर वही उसके इसमें लिफ्ट रहती तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता, उसके लिए बहुत ईज़ी हो जाता है कि हाँ ठीक है, अब मैं जा सकता हूँ वोट देने के लिए, लिफ्ट है, मैं यूज़ करूँगा और मैं जाऊँगा और मैं पार्टिसिपेट करूँगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। अगर उसके इसमें लिफ्ट भी है, लेकिन अब वो जहाँ पर जा रहा है, अगर वो कोई स्कूल में जा रहा है या फिर कोई समझो कोई हॉल में जा रहा है जहाँ पर वो सेकेंड फ्लोर पर उसका, मोस्टली सेकेंड फ्लोर पे तो होता नहीं है, ग्राउंड फ्लोर पे ही होता है जो भी वोटिंग का बूथ होते हैं, ठीक है। अगर ग्राउंड फ्लोर पे भी है लेकिन वहाँ पर कुछ रैंप नहीं है चढ़ने के लिए, अगर वो व्हीलचेयर यूज़ करता है और रैंप नहीं है तो उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है पॉलिटिकल लाइफ एंड सिटीजनशिप। कम्युनिटी गैदरिंग, अगर एक कम्युनिटी गैदरिंग है और वो सेकेंड फ्लोर पे हॉल पे कर रहा है तो वो नहीं चढ़ पाएगा, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगी, इसलिए इसको बोलता है कि कोई चीज़ है और उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है। सेकेंड है कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एंड पर्सनल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में बैरियर एंड फैसिलिटेटर। बैरियर में आर्किटेक्चर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसिंग, कि कैसे उसका हाउस बना हुआ है। अभी फैसिलिटेटर क्या है, रूम्स ऑन ग्राउंड फ्लोर एंड हैविंग लिफ्ट्स, ठीक है, ये उसका फैसिलिटेटर है। अभी बैरियर क्या है उसका, विंटर सीजन, उसको ठंडी में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। फैसिलिटेटर क्या है, प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी फॉर डेली लिविंग, जो भी अगर उसको प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी फॉर डेली लिविंग, अगर उसको नहाने जाना है, ठंडी है तो ऑफकोर्स गीज़र ऑन करेगा, तो वो हो गया एक प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी फॉर डेली लिविंग। ऐसा आपको ध्यान रखते हुए लिखना पड़ेगा। अभी पर्सनल फैक्टर्स, उसका बैरियर्स और फैसिलिटेटर्स। बैरियर्स क्या है, सोसाइटल एटीट्यूड, कि उसको सोसाइटी वाले कैसे ट्रीट करते, उसको हेल्प करते नहीं करते, उसके एरिया वाले कैसे, उसका नेबर्स कैसे, उसके लिए वो अगर सही नहीं रहेंगे तो एक तरीके से बैरियर बन जाएगा। और अगर वही एक सपोर्टिव फ्रेंड्स और फैमिली रहा तो उसके लिए एक फैसिलिटेटर बन जाएगा। फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी, अगर वो फिनेंशियली स्टेबल नहीं है, उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी है, तो वो हो जाएगा उसका बैरियर। फैसिलिटेटर में हेल्थ सर्विस नियरर टू द हाउस, अगर वो जहाँ पर रह रहा है उसके पास में ही हॉस्पिटल है तो वो उसके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। अभी ये जो है ये आपके लिए एक चेकलिस्ट है जो मैंने लिखी हूँ, जो मैंने आपको बताई थी कि ये चेकलिस्ट आप देखिए, आप ये चीज़ खोलिए, आपको ये चीज़ समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ चेकलिस्ट। अगर आपको नहीं समझ में आ रही है चेकलिस्ट, आप कमेंट करिए, मैं ज़रूर आपको चेकलिस्ट पर्सनली भेजने का ट्राई करूँगी, या फिर जैसा भी होगा मैं लिंक एक बार फिर से अपलोड करूँगी, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने का ट्राई की हूँ। अगर आपको ये चीज़ों में बिल्कुल भी थोड़ा सा भी डाउट है, बिल्कुल आप बेझिझक होकर मुझे कमेंट कर सकते हो। डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो एज मच एज you can, and don't forget, after subscription you have to hit the bell icon, so whenever I upload my next video you will get the notification.